Hey everyone, this is Shubham Dashora. I am chemistry lecturer at Forensic Science by Priyanshi, and today we are going to deal with the chapter number 1, that is solution, class 12, and we will revise it quickly and then we will solve some of the important questions also. Okay, तो solution chapter आज हम लोग देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसमें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई देंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग इसमें। स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन, देन सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको कैसे कैसे अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जाता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी से एक्सप्लेन किया जाता है वो देखेंगे। फिर सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, गैस एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी देखेंगे। फिर हेनरी लॉ देखेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है वो सब देखेंगे लिक्विड लिक्विड वालों का। उसके बाद रॉल्स लॉ आएगा, आइडियल नॉन आइडियल एजियोट्रोप्स वगैरह। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला सेक्शन आएगा। देन एक छोटा सा पार्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्यूरिफिकेशन वाला, वो मैं जस्ट आपको आइडिया दे दूंगा। देन वी विल कंक्लूड विद एबनॉर्मल मोलर मास, और ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। एक क्विक रिवीजन टाइप का सेशन मान लो इसको। चलो, इंट्रोडक्शन। तो देखो वैसे सॉल्यूशन मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं आप लोगों को कि क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा व्हाट इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनता है दो या दो से ज्यादा चीजों के मिक्स। वो चीजें कौन सी है, ऐसी कौन सी चीजें जिनको हम मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कोई भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं अगर वो दो चीजों के मिक्सचर से बना हुआ होता है। ठीक है, अब वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होते हैं जनरली, ताकि वो आराम से मिजिबल हो जाएगी। फिर बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूं तो जिनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं देखो, एक होता है आपका सोल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। अब बहुत सारे बच्चों को अभी तक तो यही कंफ्यूजन होगा कि सर सॉल्यूट हमेशा सॉलिड होता है और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होता है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन इस बेसिस पे दी जाती है कि ज्यादा कौन है और कम कौन। क्लियरली मेंशन्ड है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में। तो सोल्यूट कौन होता है, वो कंपोनेंट जो कि छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट कौन होता है, वो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब होता है क्या है, हम जब भी सोल्यूशंस बनाते हैं तो उसमें सॉल्वेंट को ही जनरली ज्यादा क्वांटिटी में रखते हैं। जैसे लिक्विड को ही जनरली ज्यादा क्वांटिटी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने NaCl का सोल्यूशन बनाया, तो आप क्या करते हो, वैसे बीकर लेते हो, इसके अंदर पानी भर देते हो और थोड़ा सा नमक डाल देते हो। तो ये थोड़ा सा नमक ही इसको क्या बना देता है, सोल्यूट बना देता है। तो फिर हमको बार बार ये लगता रहता है कि जो सॉलिड है वो सोल्यूट है। तो डेफिनेशन याद रखनी है, वो कंपोनेंट जो कि स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है कंपैरेटिवली, उसको हम लोग बोल देंगे सोल्यूट है, और वो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अलग अलग सॉल्यूट और अलग अलग सॉल्वेंट के बेसिस पे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल गैसियस सॉल्यूशंस की बात करूं, अगर गैस इन गैस की मिक्सिंग हो रही है तो उससे इस टाइप के बन सकते हैं, लिक्विड इन गैस हो रहा है या सॉलिड इन गैस हो रहा है। इसमें आपको मेन ना एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल कभी कभी भूले भट के पूछ लेता है। जैसे अगर सॉलिड एंड लिक्विड का एग्जाम्पल आएगा तो आपको याद रहते हैं जनरली, बट एक बार ये पूछ लिया था कि कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो एक गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। कैम्फर एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद एक बार ये अमलगम और मरकरी वाला भी ध्यान रख के जाना। मरकरी और सोडियम का एक मिक्सचर होता है जो अमलगम बोलते हैं उसको, दो सॉलिड्स मिलके बन जाते हैं ना, उसको अमलगम बोलते हैं। ठीक है, हालांकि मरकरी जो है वो अभी हम लोग को पता ही है कि लिक्विड होता है, तो इसको ध्यान में रख जाना कि इसका अमलगम जो है उसको वो हम लोग लिख के चलते हैं। अमलगम किसके अंदर आएगा तो इसको बोलते हैं सॉलिड सोल या फिर सॉलिड सोल्यूशन। ऐसा एग्जाम में लिख के आ सकता है कि अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम इज विच टाइप ऑफ अ सोल्यूशन, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड सोल या फिर क्या। जैसे आपको टिक करके आ जाना है सॉलिड सोल। ठीक है, बाकी सारे इजी होते हैं, आप लोग जनरली कर लेते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, विच इज एक्सप्रेशन ऑफ सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, आप लोगों ने कोई भी एक सॉल्यूशन बना तो दिया, अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है तो कैसे बताओगे कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है या इतनी कॉन्सेंट्रेशन है। तो उसको बताने के लिए हमको अलग अलग मेथड चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, तो वही हमको इस सेक्शन में कवर करना होगा। स्टार्ट करते हैं विथ मास परसेंटेज। अब मास परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने कंपोनेंट सॉल्यूशन में लिया है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे आपको बोल रहा है कि अगर आपने A+B से एक सॉल्यूशन को बनाया है, तो आप मुझे बता दो A का मास परसेंट कितना है, तो आप क्या करोगे,
ए का जितना मास आपने लिया है उसको ऊपर रख दोगे, टोटल सोल्यूशन का मास जितना है उसको नीचे रख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो उसका मास परसेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10% ग्लूकोज इन वाटर है, तो आप अगर 10 ग्राम ग्लूकोज ले रहे हो और 90 ml क्या है, पानी है, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, 100 हो गया, तो 10/100 कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, ये सबसे सिंपल वाली चीज। नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज, तो हम जस्ट वॉल्यूम रख देंगे और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक अच्छा सा चीज होती है, अपना जो कार के अंदर रेडिएटर्स वगैरह होते हैं उसमें एक एंटी फ्रीज सॉल्वेंट यूज किया जाता है विच इज इथिलीन ग्लाइकॉल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हो सकता है आप लोगों से पूछ भी लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज इन द कार रेडिएटर। अच्छी एप्लीकेशन है इसकी, इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसको। और मैं इसको हर बार जब भी लेक्चर्स लेता हूँ तो बताता ही हूँ इसको। ये इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर भी इस तरीके का होता है, एक डाइऑल कंपाउंड है। तो इसका एक 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन लिया जाता है, क्योंकि अगर हम सिंपल पानी ले लेंगे तो वो फ्रीज हो जाता है ना। और ये इथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है, एंटी फ्रीज की तरह बिहेव करता है, उसको जमने नहीं देता आसानी से, तो इसलिए ये यूज किया जाता है। अब इसके लिए आप सिंपल वॉल्यूम ले लो और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट देखो मास बाय वॉल्यूम, अब वही है, जितना भी मास डिसॉल्व किया है 100 ml के सोल्यूशन में, वो वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। ये अच्छा है, ये कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देता है। इट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। द नंबर ऑफ पार्ट जो है अपने कंपोनेंट के डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होता है। इसके एग्जांपल भी बहुत अच्छे खासे, तो आप लोग डायरेक्ट एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आता है आप लोगों के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। लेट्स से अगर आपने ए और बी को मिक्स करके कोई चीज बना ली है, और अगर आपको उसमें ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके बहुत काम आता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आगे चल के जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहां पे यही चीज आती है, और वो इसी में आपको एग्जामिनर कंफ्यूज भी करता है। ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, बट आपको इसी में कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख के जाना है। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, जब भी हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, अगर आपको लेट सपोज आपने किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन है ए प्लस बी का, तो अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन पता है तो आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको ऑलरेडी पता है। कैसे, लेट सपोज आपका ए का मोल फ्रैक्शन आया 0.1, पता है बी का क्या होगा, ऑटोमेटिकली 0.9। इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में, हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन कोई देगा नहीं, बट अगर कभी कभी आपसे निकल जाए कि ये मैंने एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो दूसरे का डायरेक्ट 1 से माइनस करके निकल जाए। ठीक है, थोड़ी सी बात की है तो। चलो, नेक्स्ट है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी का सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब इसी नंबर ऑफ मोल्स को ना हम लोग ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को मैं m लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट को मैं w लिख देता हूँ, या फिर उल्टा लिख लो, गिवन मास को w लिख दो और मॉलिक्यूलर वेट को m लिख दो, तो w बाय m करके भी लिख सकते हैं। तो वो ये वेट डिवाइड बाय मोलर मास और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। आप यहीं पे गलती कर देते हो, आप लोग हर बार इसको ml में रख के आ जाते हो। मैं क्लासेस में भी 1000 बार बोलता हूँ कि यहाँ पर वॉल्यूम हमेशा लीटर्स में रखना है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन देता हूँ, मोलरिटी देखते ही खुश हो जाते हैं एकदम, क्या बात है मोलरिटी पूछ ली है, फिर इधर लीटर में रखते नहीं है, सब गड़बड़ कर देते हैं। तो आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। मोलैरिटी में हमेशा वॉल्यूम किस में रखेंगे, लीटर्स में रखेंगे, ध्यान रख के जाना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट मामला है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय लीटर्स में वॉल्यूम। नेक्स्ट इसी का छोटा भाई है मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में सिर्फ आर और एल का डिफरेंस। मोलैलिटी में क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम ना लेके मास लेते हैं सॉल्वेंट। इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, ना कि सॉल्यूशन। ठीक है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि ये किलोग्राम्स में। जब मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाता हूँ क्लासेस वगैरह में, तब मैं इस पे और इस पे पक्का ही एक न्यूमेरिकल डालता ही डालता हूँ।
और बच्चे बहुत सारे उसमें गड़बड़ियाँ करते हैं, तो आप लोग इसका पक्का ही ध्यान में रख के जाओगे, एटलीस्ट छोटी-छोटी चीज़ों में तो गड़बड़ी ना करो, ठीक है? अ, एक और चीज़ देखो, मोलैरिटी को रिप्रेज़ेंट किया जाता है कैपिटल एम से और मोलैलिटी को रिप्रेज़ेंट किया जाता है किससे? स्मॉल एम से, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोलैरिटी जो होती है ना, उसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ले रहे हैं। तो ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि अ, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के ऊपर कहीं न कहीं डिपेंड करता है। आप लोगों को ये चीज़ डेंसिटी के थ्रू समझ में आएगी। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है? और मोलैलिटी जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत बार एग्ज़ामिनर्स ना इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं और वो एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ विल नॉट डिपेंड इफ द टेम्परेचर इज़ वेरी, ठीक है? तो उस केस में हम लोग मोलैलिटी को टिक करेंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो उस केस में आपको मोलैलिटी टिक करके आना है। जनरली इन दोनों में ही कराते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख के जाना। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और होती है, एक फॉर्मेलिटी होता है, एक नॉर्मेलिटी होता है, हालाँकि वो आप लोगों की चीज़ें काम की नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला टॉपिक अपना स्टार्ट होता है व्हिच इज़ सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी एक्चुअली में होता क्या है? देखो, अगर मैं किसी सॉलिड इन लिक्विड की बात करता हूँ, तो सोल्यूबिलिटी क्या होता है? आप कितना सॉलिड किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर सकते हो, वही उसकी सोल्यूबिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लीटर पानी ले लिया, ठीक है? इस 1 लीटर पानी में आप कितना जो है सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हो, ये इस 1 लीटर पानी की कैपेसिटी हो गई और NaCl की क्या हो गई? सोल्यूबिलिटी हो गई। कितना उसका अमाउंट मैक्सिमम इसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सोल्यूबिलिटी बोल देते हैं। अब जैसे सॉलिड इन लिक्विड की बात करूँ मैं, तो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा सॉलिड ले रहे हो, कौन-सा लिक्विड ले रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपने पोलार टाइप के सॉल्यूट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अच्छे से डिसॉल्व होते हैं पोलार सॉल्वेंट्स में, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली चीज़, और नॉन पोलार वाले नॉन पोलार सॉल्वेंट्स में ज़्यादा अच्छे से डिसॉल्व होते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर एक छोटा-सा टर्म और आता है व्हिच इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आपने एक ऐसा बीकर ले लिया, इसमें पानी भर दिया, इसके अंदर नमक डालते गए और इसमें इसको स्टर करते गए। एक पॉइंट आएगा उसके बाद नमक डिसॉल्व होना चालू अ, हो जाएगा और नहीं अब और ज़्यादा नमक इसमें डिसॉल्व होएगा ही। उसी पॉइंट पे अगर आप क्या करोगे एक थोड़ा-सा इसको हीट करना चालू करोगे, तो फिर वो और फर्दर डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो आप उसकी क्या निकाल सकते हो, उसकी वो कैपेसिटी निकाल सकते हो जब उसने मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिया, और उसी कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, और उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, सारे सॉल्वेंट ऑक्यूपाई हो गए हैं सॉल्यूट को डिसॉल्व, ठीक है? उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नमक के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि नेचर कैसा है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, फिर टेम्परेचर और प्रेशर पे। हालांकि प्रेशर जो है एक बहुत ही वीक या माइनर सा फैक्टर होता है, क्योंकि प्रेशर से हम लोग लिक्विड में ज़्यादा और सॉलिड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़वा सकते, ठीक है? एक बार ना एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड इनमें से किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती या बहुत मिनिमम डिपेंडेंसी रखती है, तो उसमें आंसर टिक करना था आपको प्रेशर। एक बार कहीं PYQ में पूछा हुआ है, ठीक है? ओके, तो टीम फॉरेंसिक साइंस में प्रियांशी आप लोगों के लिए लेके आए हैं CUET यूजी एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम 2026। इसमें आप लोगों को कंप्लीट एकेडमिक प्रिपरेशन तो करवाई ही जाएगी, लाइक मॉक टेस्ट लीडर बोर्ड के साथ, ताकि आप लोग अपने जो फेलो कम्पिटिटर्स हैं उनके साथ आपका क्या स्कोर चल रहा है वगैरह वो आप लोग देख सकते हो, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एज कर सकते हो। साथ ही आपको कंप्लीट PCB के नोट्स दिए जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के, और उसके साथ में DPPs वगैरह भी एकदम विद सॉल्व्ड आंसर्स एंड डिटेल सॉल्यूशंस दी जाएगी। नेक्स्ट आपको PYQs जो है उसके सॉल्यूशन मिलेंगे बाय एक्सपर्ट फैकल्टी। तो इसमें हम लोग आपको लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करके देंगे, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज उनके आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, ताकि आप एक्चुअली पता लगा सको कि एक एक्सपर्ट किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करता है, और फिर आप उसी अप्रोच को अपनी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में भी डाल सकते, ठीक है? नेक्स्ट आपको एडमिशन के टाइम पे जो भी गाइडेंस वगैरह चाहिए होगी वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गया, अपना पर्सनलाइज कॉलेज आपके लिए कौन सा सूट करेगा वो हो गया। इसके अलावा अगर आपको जो कॉलेज चाहिए था वो आपको मान लो नहीं मिल रहा, तो उस केस में आप लोगों को उसके अलावा कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपके लिए रेस्क्यू प्लान कौन सा होगा वो भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी स्कोर आया है उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए हमारे पास एक कॉलेज प्रिडिक्टर टूल है जिसमें पूरा जितने भी 80+ फॉरेंसिक साइंस कॉलेज हैं उनका पूरा डेटा वगैरह सब कुछ रहता है, तो कि जनरली वो कितने स्कोर पे आपको एडमिशन दे सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको रियल टाइम अलर्ट और अपडेट वगैरह भी देते रहेंगे। इसके अलावा प्रियांशी मैम के साथ आपके ग्रुप सेशंस वगैरह भी होंगे। ठीक है, तो उसको भी आप लोग दे सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको लाइव इंटरैक्टिव स्ट्रेटेजी सेशंस में मिल जाएंगे। ये सब आपको मिल सकता है ओनली इन ₹2,999। तो इसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग दिस QR कोड, अदरवाइज आप वेबसाइट के ऊपर जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलो, अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, वो हम लोग देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी का। अभी हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पे ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर का तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हम लोगों ने देखा, लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। देखो होता क्या है, अगर आपकी जो प्रोसेस है, जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है, डिसोल्यूशन प्रोसेस मतलब जो हमारा सॉलिड जब लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, अगर वो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, जिनको हीट दो तो वो फॉरवर्ड जाती है। ठीक है, अगर वो एंडोथर्मिक है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो ज्यादा डिसॉल्व होना चाहती है, सिंपल सी बात है। और अगर आपकी प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये टेम्परेचर है, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रोसेस फॉरवर्ड जाती है, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रोसेस बैकवर्ड आ जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक बार इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया था कि solubility of a solid in liquid for an exothermic process will increase or decrease on rising temperature, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान रखना, आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट में ये मिसकंसेप्शन होता है कि सर हमेशा हीट कर दो तो solubility बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक है तभी ऐसा होगा। अगर आपकी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हीट कभी नहीं करना है उसको, हीट करने से वो वापस बैकवर्ड आ जाएगी। इसी को हम लोग ली शैटलियर प्रिंसिपल में भी देखते हैं, अभी 2 सेकंड में आ ही जाएगी। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये था। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉलिड एंड लिक्विड की सोल्युबिलिटी में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ली शैटलियर प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। क्या होता है भाई ली शैटल प्रिंसिपल, ये बोलता है कि भाई मैं जैसा हूँ मुझे वैसा रहने दो, अगर मुझे बदला तो मैं खुद को फिर से वैसा ही बना लूंगा जैसा मैं स्टार्टिंग में। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी प्रेजेंट है और अगर आपने कुछ उसमें छेड़खानी कर दी, मान लो आपने एक रिएक्शन सेट कर रखी है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, आपने क्या करा, चुपके से जाके उसमें रिएक्टेंट और डाल दी, तो रिएक्शन को पता चल गया भाई रिएक्टेंट आ गया है, तो ली शैटलर प्रिंसिपल बोलता है अगर तुमने रिएक्टेंट डाला है तो मैं खुद को इस तरीके से मॉडिफाई कर लूंगा कि वो रिएक्टेंट खत्म हो जाए और मैं फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लूँ। तो वो क्या करेगा, उसको रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा ताकि बैलेंस बराबर हो जाए, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाए। एम क्या है, एक नॉर्मल स्टेट बना के रखना जिसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, इक्विलिब्रियम को वो फिर से रीएस्टैब्लिश कर ले। दैट इज ली शैटलर प्रिंसिपल, और कुछ नहीं। फिर अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा गैस इन लिक्विड, और यहाँ से अब थोड़ी कहानियां चेंज होगी, ध्यान से सुनना। गैस इन लिक्विड में एक बहुत अच्छा लॉ हमको पढ़ना होता है विच इज हेनरीज लॉ। हेनरी ने क्या बोला था, हेनरी ने बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन से। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन ही एक्चुअली में डिसाइड कर देता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, जो हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं वो हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ही डिफाइन कर देते हैं। तो पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। और इसमें ये बीच में अपना हेनरी लॉ कांस्टेंट अटैच कर देते हैं, इन्होंने दिया था खुद के नाम पर रखा हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और बीच में इसका कांस्टेंट आ जाता है हेनरी लॉ। फिर अब इसमें टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो, अभी हमने सॉलिड इन लिक्विड में पढ़ा था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस वो
प्रोसेस फेवर भी हो सकती है, डिसफेवर भी हो सकती है। गैस एंड लिक्विड का केस ही अलग है। गैस एंड लिक्विड ना ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होती है। जब किसी गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस बेचारी जो थोड़ी बहुत डिसॉल्व हुई थी ना, वो भी ऊपर भाग जाएगी वापस। तो हमको क्या करना है, हमको टेम्परेचर कम करना है। वी हैव टू लोअर द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तब गैस की जो सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में वो इंक्रीज करेगी। इसी का बहुत अच्छा एग्जांपल है अपना कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स को जब हम कोल्ड या फिर फ्रिज से निकाल के एकदम से कंज्यूम करते हैं तब हमको थोड़ा सा फिजीनेस फील होती है, वो CO2 की हमको फीलिंग आती है। लेकिन अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे लाके या थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल, अभी तो गर्मियां बहुत हो गई तो गर्मी के केस में बात करें तो उसमें बिल्कुल भी हमको CO2 फील नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की डिक्रीज कर जाती है लिक्विड में, तो सारी CO2 एस्केप, आपको मिलेगा ही नहीं कुछ CO2। ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसे जैसे लोअर करेंगे टेम्परेचर, solubility increases, solubility of a gas in liquid increases। सिंपल है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल भी थोड़े से। सबसे पहले तो वही कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जाम्पल। दूसरा एक जो भी अपने स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना जो उनका टैंक होता है उसके अंदर नाइट्रोजन के साथ साथ हीलियम और ऑक्सीजन, इन तीनों का एक मिक्सचर जो है वो लेके जाते हैं ताकि वो बेंड्स को अवॉइड कर सके। बेंड्स एक मेडिकल कंडीशन होती है। होता क्या है, जैसे वो सी के अंदर जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है और वो एकदम से जब ऊपर आएंगे और प्रेशर रिलीज होगा तो हो सकता है उनको कोई दिक्कत दिक्कत आ जाए, इसलिए वो इसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की गैसेस लेके चलते हैं। फिर एक कंडीशन होती है एनॉक्सिया। जैसे जैसे हम हाइयर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता जाता है, तो हमको क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, एक दो बार पूछ लिया जाता था पहले एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब देखो, सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में लिक्विड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है आप लोगों का और मेरा और पूरे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं जो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं उन सबका फेवरेट रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी एक कंपोनेंट का, किसी भी सॉल्यूशन के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसी के मोल फ्रैक्शन के। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। partial pressure of A is directly proportional to partial pressure its mole fraction। ठीक है। अब जैसे हम पार्शियल प्रेशर का साइन यहाँ से हटाते हैं, इक्वल टू रखते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ता है विच इज PA0 विच इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे ही अगर आपने ए और बी को मिला के सोल्यूशन बनाया है तो PB भी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी भी होगा। वो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी किसके बराबर होगा, PB0 XB। तो आप क्या करो, दोनों का सम कर लो तो टोटल पार्शियल प्रेशर या फिर टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, PA प्लस PB। तो PA0 XA प्लस PB0 XB। अब यहीं से हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं, मैंने आपको सिखाया था मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 के बराबर होता है, XA प्लस XC इक्वल टू 1। तो आप इसमें इंटरचेंज करके यहाँ पर वैल्यूज पुट करके और भी इसको कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये चीज याद रखो, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ये ग्राफ भी अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्राफ आगे फिर से आएगा तब मैं बताऊंगा इसको डिटेल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की, अब जरा हम सॉलिड इन लिक्विड की बात कर लेते हैं। होता क्या है, जब आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी में पानी मिलाओ सब पानी ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिक्स कर दिया, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर आपने जब प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ था तब उसको कोई दिक्कत नहीं थी, अगर आपने प्योर सॉल्वेंट में फिर से प्योर सॉल्वेंट मिक्स किया तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसको उड़ने नहीं देगा इतनी आसान। पहले ये जो मस्त हवा में उड़ने जा रहा था, अपनी वेपर्स का फॉर्मेशन कर रहा था, अब उसकी वेपर्स बनने में दिक्कत आएगी क्योंकि ये जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है ये ब्लॉक कर देगा पाथ को। तो इसीलिए इसके जो वेपर्स बनेंगे ना वो कम बनेंगे, वेपर्स लेस लेस बनेंगे। अब लेस बनेंगे वेपर तो ऑब्वियस सी बात है वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। तो यही
आगे चल के मॉडिफाइड रॉल्ट लॉ आता है कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो वो उसके वेपर प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। और यही डिक्रीज या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, relative lowering of partial pressure. This relative lowering of partial pressure is directly proportional to mole fraction. अरे भाई, जितना सोल्यूट डालोगे उतना ही तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना आपको भी आता है, मुझे भी आता है, सभी को आता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे, एंड मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला सबको पता ही है, इजी मामला है। यही आगे चल के मैं बताऊंगा कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बनी थी विच इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अभी के लिए पार्शियल प्रेशर कितना कम होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो जितना आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है ना, ये वो डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आइडियल सोल्यूशन क्या होता है। तो भाई क्या होता है आइडियल सोल्यूशन, एक अच्छा बच्चा क्या होता है, अच्छा बच्चा वो होता है जो हमेशा एक जैसा बिहेव करे। ठीक है, तो अगर आपने एक लिक्विड चूज किया है, ठीक है, आपने क्या करा, एक ए लिक्विड था, एक बी लिक्विड था। जब ये ए अपनी प्योर फॉर्म में था और ये बी अपनी प्योर फॉर्म में था, तो इसके अंदर ए और ए टाइप के इंटरेक्शन रह रहे होंगे। अपना ए का एक मॉलिक्यूल दूसरे ए के एक मॉलिक्यूल के साथ वॉन वॉल इंटरेक्शन, ऐसे ही बी और बी के इंटरेक्शन हो रहे होंगे। अब आपने क्या करा है, दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया तो अब क्या हुए, ए और बी टाइप के इंटरेक्शन हुए। अब ये जो ए बी इंटरेक्शन है ना, ये अगर इन दोनों के बराबर हुए, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, जब ए बी इंटरेक्शन ए और बी बी इंटरेक्शन से सिमिलर होंगे, तब जाके हमारे को मिलेगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन, हमारा अच्छा बच्चा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन है तो सब चीजें फॉलो करता है, सारे ऑर्डर बजाता। ठीक है, तो ये क्या करेगा, और रॉल्ट लॉ के सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो कर लेगा। इसकी जो डेल एच मिक्सिंग है वो जीरो होती है, डेल वी मिक्सिंग भी जीरो होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके लिख लें। डेल एच मिक्सिंग होती क्या है, डेल एच मिक्सिंग वो होता है जब हम इन दोनों लिक्विड को मिक्स करते हैं ना, तो क्या कोई हीट इवॉल्व तो नहीं हो रही, एंथैल्पी में क्या कोई चेंज तो नहीं आ रहा, क्या ये कहीं बाहर से एनर्जी गेन तो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तभी जाके हम बोलेंगे कि भाई ये आइडियल सॉल्यूशन। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम चाहे इसको अकेला रखो चाहे किसी के साथ मिक्स कर दो। ठीक है, जो आइडियल बच्चा होता है उसको तुम कहीं भी बिठा दो, वो कर लेगा अपना काम जो करना है उसको। फिर वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज नहीं आने का मतलब क्या है, अगर तुमने इसका 10 ml लिया, इसका 10 ml लिया, तो इधर पक्का का पक्का 20 ml ही होना चाहिए, ना 19.9 होना चाहिए, ना 20.1 होना चाहिए। पक्का का पक्का 20 ml ही रहना चाहिए, इसका मतलब डेल वी मिक्सिंग भी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल। हम जो इसका वेपर प्रेशर एक्चुअली में डिटरमाइन करते हैं और फिर कैलकुलेट थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली, वो सारा बराबर आना चाहिए। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी बराबर आने चाहिए, कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन की तो बात ही मत पूछो, केमिकल रिएक्शन तो बहुत दूर की बात हो जाएगी, है ना, बहुत ही ज्यादा दूर की बात हो जाएगी। अभी तो हम बोल रहे हैं कि सारी चीजें सेम है। ठीक है, और ये एजियोट्रोप वगैरह कुछ नहीं बनाते। एग्जाम्पल बेंजीन और टॉल्वीन, देखो कितने पास पास के मॉलिक्यूल्स हैं जो आइडिया में आते हैं। ये बेंजीन है, ये टॉल्वीन है, जस्ट इसमें एक मिथाइल है। ऐसे ही हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन 6 मेंबर्ड का है, हेप्टेन 7 मेंबर्ड का है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, जस्ट ब्रोमीन और आयोडीन को चेंज कर दिया और कुछ नहीं। तो ऐसे जो पास पास टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं ना, वही क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस को जनरली बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मस्ती करने वाले बालक। ठीक है, ये क्या करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी चलाते हैं। तो ये बोलेंगे होगा तुम्हारा आइडियल कुछ भी, हमारा जब ए प्योर था तब हम अपनी मन मर्जी से ए इंटरेक्शन कर रहे थे, बी प्योर था वो अपनी मन मर्जी से बी बी इंटरेक्शन कर रहा था। अब जब आपने दो अ, दो चीजों को मिक्स कर दिया, तो ये जो इंटरेक्शन होगा ना, ये ना इसके बराबर होगा ना इसके बराबर होगा। ठीक है, तो जब हम दो अलग अलग लिक्विड्स को मिक्स करें और उसमें जो ए बी इंटरेक्शन हो रहे हैं वो इन दोनों के ही बराबर ना हो, अब बराबर ना होंगे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, पक्का ही चेंजेस आएंगे।
वो चेंजेस दो तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, अभी अभी उस पर वापस से आते हैं। पहले तो इनमें पक्का ना पक्का कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो रही है। अगर मिक्सिंग हो रही है तो या तो हीट इवॉल्व हो सकती है या हीट बाहर से ली जा सकती है। ऐसे ही वॉल्यूम में भी थोड़ा चेंज आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज ही आएगा, बट कुछ ना कुछ चेंज तो पक्का आएगा। डेल्वी मिक्सिंग भी जीरो के बराबर नहीं होगी। अब देखो, ये जो मिक्सिंग करते हैं हम लोग ए और बी की, इसके बाद ना दो चीजें हो सकती है। पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, हमारे को जो टोटल वेपर प्रेशर मिलता है ना, वो एक्सपेक्टेड चीज से ज्यादा मिलता है। अब ये एक ही केस में हो सकता है, ये जो अपने ए बी इंटरेक्शन है दे आर वेरी पुअर। अगर ये ए बी इंटरेक्शन पुअर है तो ये क्या बोलेंगे, यार ऐसे अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है सोल्यूशन फेज। ये जो आपने ए और बी को मिक्स कर दिया, ये क्या कर रहे हैं, लिक्विड में ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे, वेपर में जाओ भाई। लिक्विड में जब ढंग से बैठ नहीं पा रहे हो तो कहाँ जाओगे, वेपर में। और वेपर में अगर चले गए तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसीलिए हमको क्या मिलता है, पी टोटल ज्यादा मिलता है एक्सपेक्टेड। इजी। पी टोटल एक्सपेक्टेड से ज्यादा कब मिलेगा, जब ए बी इंटरेक्शन कैसे होंगे, वीक होंगे। ठीक है, वीक इंटरेक्शन करेंगे तब पी टोटल ज्यादा मिलेगा और हमको पॉजिटिव डेविएशन शो होंगे। अब इसमें पॉजिटिव है तो डेल एच भी पॉजिटिव है, डेल वी भी पॉजिटिव है। और वेपर प्रेशर जो ऑब्जर्व किया जाता है वो एक्सपेरिमेंटल वाले से ज्यादा है। ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि ये तो रह ही नहीं पा रहे सोल्यूशन में, हेट कर रहे हैं एक दूसरे को, ऊपर जा रहे हैं बार बार। और ये आगे चल के हम लोग एजियोट्रोप पढ़ेंगे तब मैं ये फिर से बताऊंगा कि ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप को फॉर्मेशन। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। मार्क करके रट के कैसे भी करके जाना, एग्जाम में पक्का ना पक्का एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन हो गया, एसीटोन CS2 हो गया, एसीटोन बेंजीन हो गया, एसीटोन इथेनॉल हो गया, मिथाइल अल्कोहल वाटर हो गया। इनमें ना कुछ कुछ तो आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ में आपको दिक्कत भी आती है। तो अभी के लिए तो आप रट लो, अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसको देख के जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मेरी तरफ से इसको देख के जाना। ठीक है, अब दूसरी तरफ कौन बनने हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब हमने जो मिक्सिंग करी है वो अच्छी मिक्सिंग है, गुड मिक्सिंग, गुड इंटरेक्शन। अगर इनके इंटरेक्शन अच्छे हैं तो ये क्या करेंगे, लेस वेपर, वेपर ही नहीं बनाएंगे अच्छे से। और अगर ये वेपर नहीं बनाएंगे तो लेस वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर भी कम होगा। भाई वेपर नहीं है तो वेपर प्रेशर कहाँ से आएगा। अब जब वेपर प्रेशर कम होगा तो हमको ऑब्जर्व भी कम होगा, तो दैट्स व्हाई नेगेटिव डेविएशन। तो वही है, हमको जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होता है वो लेस है देन एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर। डेल एच नेगेटिव है, डेल वी भी नेगेटिव है, इसलिए इसको नेगेटिव डेविएशन बोल रहे हैं। ये लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। एग्जाम्पल इसका है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, वेरी वेल रिपोर्टेड एग्जाम्पल है, और बहुत ही बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लोरोफॉर्म एसीटोन कौन सा नेगेटिव, कौन सा डेविएशन देते हैं, क्लोरोफॉर्म एसीटोन कौन सा एजियोट्रोप बनाते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है, तो पक्का रट के जाना। फिर क्लोरोफॉर्म बेंजीन हो गया, एसीटोन एनिलीन हो गया, नाइट्रिक एसिड वाटर हो गया, एसिटिक एसिड pyridine हो गया, ये सारे भी एग्जाम्पल हैं नेगेटिव डेविएशन वालों के। ठीक है, ये इनके बीच में कर्व आता है। अब ये कर्व अभी तो हम लोग को नहीं डिस्कस करना है, पर ठीक है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो टोटल वेपर प्रेशर है अगर वो ज्यादा है तो ये कौन से केस में होता है, जब ए बी इंटरेक्शन वीकर है। इस कर्व पे एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने कि बताओ किस में ज्यादा कर्व आता है, ऐसे नॉर्मल के ऊपर कर्व बनता है और किस में नीचे कर्व बनता है। तो ये कब है, जब ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर, ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा तो नीचे बैठ रह जाएंगे तो वेपर बनेगा ही। ठीक है, उस केस में ये कर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या होता है, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको अगर आपने एक बार मिक्स कर दिया ना तो वो फिर सेपरेट नहीं किए जा सकते। ठीक है, आप चाहे उनको कितना भी बॉईल कर लो, फ्रैक्शनल डिस्टिल कर लो, कुछ भी कर लो, उनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इनको हम लोग एक और नाम देते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्स। ये ना जब भी आप डिस्टिल करोगे तो ये हमेशा साथ में ही आ जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं को बनाया किसके द्वारा जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा ही बनाया जाता है। शरारती बच्चा ही आगे चल के बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है, जो आइडियल बैठा रहता है वो बेचारा आइडियल ही बैठा रहेगा। दो टाइप के होते हैं, मैंने बोला था फिर से आएगा। दो टाइप के एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं।
पहला है मिनिमम बॉइलिंग वाला और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होता है? वो वाला एजियोट्रोप जिसमें जो रिजल्टिंग मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है वो इनिशियल के दोनों से ही कम है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चीज थी इथेनॉल और दूसरी चीज थी आपके साथ वाटर। आपने क्या करा, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट नोट किया, आपको पता चला इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.4। आपने क्या करा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोट किया, आपने देखा 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है। फिर आपने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया, इक्वल अमाउंट में दोनों को मिक्स किया। फिर आपने जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन था उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया तो आपको पता चला उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 78.2। ये लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो इन इंडिविजुअल दोनों से ही कम आ गया। इसी चीज को हम लोग बोला जाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले एजियोट्रोप। ठीक है, ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रोप एक्चुअली कौन बनाता है? वो सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखा। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन ये वाले लोग दिखा रहे हैं। अब होता क्या है ना, इथेनॉल बेचारा अपना शांति से बैठा हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी थी। वाटर शांति से बैठा हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी थी। अब आपने क्या करा, दोनों को ही डिस्टर्ब कर दिया। इथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिस्टर्ब कर दी, वाटर की भी डिस्टर्ब कर दी। तो अब वो क्या करेंगे, आपस में ढंग से नहीं बैठ पाएंगे, वो उड़ने की ट्राई। और उड़ने की ट्राई करेंगे, वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और इसीलिए पॉजिटिव डेविएशन। तो वही है, इथेनॉल वाटर का जो मिक्सचर होता है वो 78.2 पे बॉईल करता है। इसको 1:1 नहीं लेते, इसको इतना कुछ अमाउंट में लेना होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना आ जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले में भी एक अच्छा एग्जांपल है, वो है नाइट्रिक एसिड वाटर। ये ना पूछा हुआ एग्जांपल है, ये दोनों अच्छे एग्जांपल है, दोनों पूछे हुए हैं। नाइट्रिक एसिड वाला तो PYQ CUET में ही आया हुआ है, इसका मेरे को ध्यान नहीं है। ये कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है फिर से, इथेनॉल वाटर वाला कौन सा डेविएशन शो करता है। तो मेरी तरफ से इसको भी इम्पोर्टेंट लिख लेना, ठीक है। नाइट्रिक एसिड वाटर वाला पहले पूछा हुआ है एक बार। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो मिक्सचर होता है, एक्चुअली नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 83। वाटर का कितना है, 100। जैसे ही आप इसको मिक्स करते हो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहुंच जाता है 393.5 केल्विन। अब ये ना कितना आएगा, 273 से माइनस करना लगभग 120 डिग्री जितना आता है ये। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के रिजल्टेंट से भी ज्यादा हो गया। इस केस में तो क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इस केस में ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाले तो मिक्सचर हैं, एजियोट्रोप्स हैं। और ऐसे कौन बनाते हैं, ऐसे वो बनाते हैं जो कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे। नेगेटिव डेविएशन क्यों शो कर रहे थे? क्योंकि नाइट्रिक एसिड और पानी जब एक दूसरे में मिल जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तगड़ी एकदम। और तगड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गई तो वो उड़ना ही नहीं चाहेंगे, और अगर उड़ना ही नहीं चाहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उड़ना नहीं चाहेंगे तो वेपर कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो हमको नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन अपने कंक्लूजन टॉपिक्स की ओर आने लग गए हैं, विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टीज होती है? ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। उनको कोई मतलब नहीं है आपने कौन सा सॉल्वेंट लिया है, कौन से नेचर का सॉल्यूट लिया है, हटाओ सब। कितना लिया है ये बताओ ना, कितना अमाउंट लिया है ये बताओ, हम उस पर डिपेंड। हमको नंबर से मतलब है, हमको कोई चीज मतलब नहीं कि कैसे आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम का यही रूल है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसी तरीके से नंबर पे डिपेंडेंसी होती है। तो नंबर 1 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नंबर 2 कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 3 कौन सी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 4 कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक एक करके चारों को पढ़ लेते हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको ऑलरेडी बताया कि अ, जब किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हो तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो जगह घेर लेता है ऊपर। और वो कितना डिक्रीज होगा, तो उसी की रिलेटिव लोअरिंग निकालने के लिए हम लोग P0 माइनस पी बाय पी नॉट कर देते हैं। ये P0 क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। जब हमने सॉल्यूट नहीं डाला था तब उसका वेपर प्रेशर कितना था, ये वो है। ठीक है, और PS क्या है, अभी जो हमने सॉल्यूशन बना लिया है उसका वेपर प्रेशर। N2 N1 प्लस N2 ये क्या है, ये एक्चुअली मोल फ्रैक्शन।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल आपको वैल्यूज दे दी जाती है। इसमें ना आप लोग बहुत गड़बड़ियां करते हो क्योंकि आपको एक यूनिट नहीं पता विच इज mmHg। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, उसमें से एक है मिलीमीटर मर्करी। तो वो ऐसे लिख के दे देता है और आप डर जाते हो कि अरे ये क्या ही दे दिया, हमको तो पढ़ा ही नहीं। आपको जस्ट ऐड और माइनस करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में और डायरेक्ट आंसर निकलते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे सीयूईटी। चलो नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। होता क्या है, अगर आपने किसी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाल दिया ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एन। के बी क्या है, के बी एक कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं हम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बेसिकली इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपी। ये भी पूछा हुआ है एक दो बार पहले, नीट AIPMT वगैरह में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो डेल्टा टीबी है ना, ये एक्चुअली में टीबी माइनस टीबी नॉट है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है तो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट कम रहा होगा, तो ये वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट क्या होगा, डेल्टा टीबी। केबी तो आपको पता ही है, एम क्या है यहाँ पर, मोलालिटी। ध्यान में रखो ये मोलालिटी है, मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी है, किलोग्राम वाली। ठीक है, चलो ठीक है एक बार। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अगर आपने किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाल दिया है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग, इसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्रायोस्कोपी। इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डॉट एम। अब ये जो टी एफ डेल्टा टी एफ है, ये क्या होगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्योंकि जो इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट है वो हायर रहा होगा, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, लोअर रहा होगा। इसलिए आपको ये दोनों फॉर्मूले में मिक्सिंग नहीं करनी है, याद में रखना इंपॉर्टेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट में इसका जस्ट इन्वर्स होता है। फिर मोलरिटी रहेगा, के एफ को हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। कभी कभी ना एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है ये बता दो, और आप लोग पहले भूल जाते हो, अरे ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट था क्या, हमको पहले ये तो बताओ। तो ध्यान में रखना ये वर्ड इब्यूलियोस्कोपी और क्रायोस्कोपी इसमें फंसा देगा एग्जामिनर, तो पढ़ के जाना है। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा ऑस्मोसिस के बारे में। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो। ओके, ऑस्मोसिस से पहले थोड़ा सा और पीछे जाके डिफ्यूजन पे चले। जब हम गैसेस की बात करते हैं, गैसेस क्या करती है, जहां पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से वो मूव करती है अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ऐसे ही जब लिक्विड का मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। लिक्विड क्या करेगा, जहां पर पानी की अधिकता है, जहां पर पानी ज्यादा है, जहां पर पानी की अमाउंट ज्यादा है, वहां से वो उस तरफ मूव करेगा जहां पर पानी की अमाउंट कम है। ठीक है, मतलब सोल्यूट की अमाउंट जहां ज्यादा है वहां पानी जाके मूव करेगा, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर ये किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहा है तो इसी चीज को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, इधर क्या रखा मैंने, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन रख दिया, और इधर क्या रखा मैंने, प्योर पानी रख दिया। तो पहले आप खुद से सवाल करना एक बार कि इधर मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो किस तरफ से होगा, या ए टू बी होगा या बी टू ए होगा। एक बार खुद से ये क्वेश्चन करो और फिर इस को वापस से आगे देखना। तो अभी तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जाएगा ए टू बी मूवमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर तो पक्का पानी ही पानी है, चारों तरफ पानी है। अगर चारों तरफ पानी है इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है पानी की, तो वो कहाँ मूव करेगा, वहां पर जहाँ पर पानी की कमी है। यहाँ पर क्योंकि सॉल्ट डाला हुआ है तो पानी की थोड़ी सी कमी हो गई है, तो उसी कमी को पूरा करने के लिए क्या चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, ए टू बी हो रहा है। अब यहीं पर टर्म आ जाती है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर एक्चुअली में होता कुछ नहीं है, वो प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोक दे। आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रेशर लगा दोगे। ठीक है, ऐसे पिस्टन लगा के इधर प्रेशर लगाना चालू करो, तो वो प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस के फ्लो को प्रिवेंट कर दे,
द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू ब्लॉक या फिर टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहीं से हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जाते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस में। रिवर्स ऑस्मोसिस जो अपन घर पे आरओ वगैरह लगा के रखते हैं, उसमें इसका जस्ट उल्टा चलता है। आप क्या करते हो, इधर से इधर ऑस्मोसिस करवा देते हो। अभी मैंने बोला ऑस्मोसिस की नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, ए टू बी, दिस इज ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, खराब पानी से प्योर पानी बनाते हैं। तो यहाँ जो सॉल्ट वाला सोल्यूशन है, उससे हम क्या करेंगे, प्योर पानी बनाएंगे। तो आरओ में क्या होता है, मूवमेंट बी टू ए मूवमेंट होएगा। ठीक है, ऐसा कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें और तगड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आप तगड़ा प्रेशर अप्लाई करोगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सॉल्यूट का मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा, सॉल्वेंट को बोलेगा टाटा बाय बाय भागो यहाँ से। तो वो क्या करेगा, इसलिए यहाँ से मूव कर जाएगा और प्योर वाटर हमको मिल जाएगा। फॉर्मूले पे आते हैं। जो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के। तो पाई इज इक्वल टू सी होता है, और हम यहाँ पे चेंज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी वाले डायरेक्ट फॉर्मूले में। ठीक है, आर और टी यहाँ पे टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखोगे तो ठीक है, बाकी रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो 298 केल्विन लिख लेंगे। बाकी इसमें ओपन भी कर सकते हो। इसको अगर ना बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो मैं उसको उनको बोलता हूँ कि आप इसको इस तरीके से याद कर लो। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो सभी को याद रहता है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो उसी को इस फॉर्म में याद कर लो। पी क्या होता है, प्रेशर, तो यहाँ पे पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। वी वॉल्यूम होता है, यहाँ पे भी वी वॉल्यूम है। नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर आर, नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर आर, खत्म। बस पी को रिप्लेस कर दिया है पाई से, तो क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको अलग सिंबल तो देना पड़ेगा, तो पाई है बस। चलो, नेक्स्ट है अपना वेंट हॉफ फैक्टर। ये बड़ी अच्छी चीज है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनर में। ठीक है, तो होता क्या है, जब हमारे ऐसे सॉल्यूट्स होते हैं जिनको आप जैसे ही लिक्विड में डिजोल्व करोगे, तो वो क्या कर सकते हैं, टूट सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूट जो कि डिसोसिएशन शो कर दें या फिर एसोसिएशन शो करते हैं, उनके अंदर जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजर करने जाते हैं तो उसमें एबनॉर्मेलिटी आती है। ऐसा क्यों होता है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर के ऊपर। तो नंबर में ही चेंज आ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में तो चेंज आना ही था। तो इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे एबनॉर्मल रिजल्ट देने लग जाती है। तो इसके लिए हमको एक टर्म से इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच इज वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर हमको सॉल्यूट के बारे में बताता है कि सॉल्यूट किस तरीके से डिसोशिएट होगा या एसोसिएट होगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर की निकालने का तरीका है अलग अलग, जैसे नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अलग अलग टाइप के फॉर्मूले हैं, एक बार तो ये फॉर्मूला ही पूछ लिया था। ठीक है, अगर आपको कोई भी नॉर्मल आयन दिया हुआ है या फिर सॉल्ट दिया हुआ है, और अगर वो डिसोशिएटिंग नेचर का है, तो उसके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1। ध्यान में रखना, अगर वो डिसोशिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर वो एसोसिएट हो रहा है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। एग्जाम का क्वेश्चन है, एसोसिएशन का एग्जाम्पल पूछ लिया था। एसोसिएशन का एग्जाम्पल होता है फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये दोनों जिसके लिए एग्जाम्पल एसोसिएशन के लिए, इनके लिए आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। ध्यान में रखना इस चीज को। फिर डिसोसिएशन के तो दुनिया भर के एग्जाम्पल है। जैसे आप नॉर्मल NaCl ले लो, नमक। नमक डिसोशिएट कर जाता है किसमें, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। जितने में भी वो डिसोशिएट करेगा वही अपन उसकी आई की वैल्यू लिख लेंगे। हालांकि ये प्रॉपर करेक्ट नहीं है, इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला आता है जिसमें अल्फा वगैरह की वैल्यूज पुट करनी होती है, पर आप इतना नहीं भी करोगे अभी तो चल जाए। आई की वैल्यू इसके लिए 2 है। अब देखो, अभी तक हमने जितने भी चारों फॉर्मूले पढ़े ना, उनमें सब में आगे हमको आई लगा देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM था तो आगे आई लग जाएगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM था तो इसके आगे भी आई लगा दो। ऐसे ही पाई इज इक्वल टू CRT था तो इसके आगे भी आई लगा दो। तो ये सारे फॉर्मूले अब वेंट हॉफ फैक्टर के साथ लिखे जाएंगे।
अगर कोई ऐसी चीज है जो ना डिसोशिएट हो रही है ना एसोसिएट हो रही है, तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो डिसोशिएट हो रही है, तो उसके लिए आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, एक बार एक काम करो, मुझे इसका आंसर बताओ। देखो, मतलब आप लोग तो खुद से सॉल्व करके बताना एक बार इसका जरा बताओ मुझे, इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी। खुद एक बार ट्राई करो, फिर इसको आगे देखो। ट्राई करो। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसका नाम है K4FeCN6। एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन में फिर से पढ़ाऊंगा। तो बताओ जरा, आई की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, जल्दी से। इसके लिए आई की वैल्यू आएगी 5। कैसे आएगी ये हम लोग लाइव क्लासेस में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो, अब वही है, एसोसिएशन जो करता है उसके लिए आई की वैल्यू कम है। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड हो गया वगैरह, और जिनके लिए ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन है, वो 1 ही देते हैं। अब फाइनल आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है। फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा एग्जांपल है, एक्वस NaCl जो है वो 0.9% उसका सॉल्यूशन अपनी ह्यूमन आरबीसी के साथ आइसोटोनिक रहता है। तो जब भी हमको ऐसे बीमारी टाइप की हो जाती है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, तो वो बॉटल वगैरह चढ़ाते हैं ना, ड्रिप चढ़ाते हैं, तो उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.9% NaCl की रखनी होती है, ताकि वो अंदर जाके हमारी आरबीसी को इतना बर्स्ट ना कर दे एकदम से। ठीक है, अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गई तो हमारी आरबीसी को दिक्कत हो जाएगी, तो हमको दिक्कत हो जाएगी। दैट इज इट। कोई अभी तो थ्योरेटिकल पोर्शन था, उसमें इतना ही है, फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? वेंट ऑफ फैक्टर आई के लिए, आई एसिटिक एसिड के लिए क्या होगा? इजी है, एसिटिक एसिड के लिए पक्का ही लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 भी हो सकता था, लेकिन 1 से लेस इसके केस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके केस में? एसिटिक एसिड क्या करता है, इस तरीके से डाइमराइज करेगा। यही वो क्वेश्चन है जो आपको फंसा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो थोड़ा सा एसोसिएशन शो करेगा। तो 1 तो रहेगी रहेगी वैल्यू, और 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में क्यों रही? क्योंकि इसके लिए आइडियली वैल्यू ना इस तरीके की आनी चाहिए थी, O माइनस प्लस H प्लस। तो इसको देखते ही दिमाग में क्लिक करता है, अच्छा दो में डिसोशिएट हो गया, आई की वैल्यू 2। इंडिविजुअली इसके लिए आई की वैल्यू कितनी है? 1। दो में डिसोशिएट होने के बाद आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 2। लेकिन ये पुअर डिसोसिएशन शो कर, कैसे डिसोसिएशन शो करता है? पुअर। अब इसी पुअर डिसोसिएशन की वजह से ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 और 2 के बीच में रहेगी। ध्यान में रखना, इसके लिए बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट ये टिक करके आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये पूरा इक्विलिब्रियम वगैरह एस्टैब्लिश कर लेता है। सर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग वन। ओके, इन 4 सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया गया है। बोल रहा है सभी को 1 ग्राम सॉल्यूट लिया गया है 1 लीटर के अंदर। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ग्लूकोज लिया है, NaOH लिया है, NaCl लिया है, KCl लिया है। तो बोल रहा है कि मोलैरिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जमा के दे दो मुझे। इजी मामला है। इजी मामला कैसे है? देखो, सिंपल क्वेश्चन की रूट पे जाओ। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम तो सबका 1 लीटर ही है, मतलब इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास सबका कितना है? 1 ग्राम, मतलब इस पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो डिपेंड डायरेक्टली किस पे कर रहा है? मोलिकुलर वेट। और मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिकुलर वेट। ये हमको मिल गया। अब सबसे कम मोलिकुलर वेट जिसका होगा, उसी के लिए जो हमारी मोलैरिटी होगी वो क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो बी के लिए जो हमारी मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अपना ये हो सकता है और ये हो सकता है। और सबसे कम किसके लिए हो जाएगी? जो अपना ग्लूकोज वाला है उसके लिए सबसे कम हो जाएगी। तो अपना ए आंसर यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। इसके लिए जो उल्टा हो जाएगा, तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ से सी वाला आ जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था ना, क्योंकि बाकी वो कॉन्सेप्ट वगैरह सही है।
चलो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से CUET 2025 का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ KI इफ डेंसिटी ऑफ 20% मास इज दिस। हालांकि डेंसिटी का कोई काम है नहीं, बट ठीक है, डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी होता है, उसे निकाल सकते हैं, बट उसमें जाना नहीं है। मोलर मास दिया हुआ है 166 ग्राम पर मोल। इजी सा मामला है, देखो 20% के लिए बोल रहा है। अभी मैंने आपको मास परसेंटेज वाला फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या होता है, 20 ग्राम आपने लिया है 100 ग्राम में, ठीक है। अगर आपने टोटल 100 बनाया हुआ है, तो उसके अंदर 20 ग्राम क्या डाला होगा, KI डाला होगा। कितने ग्राम में डाला होगा टोटल, नहीं 80 ग्राम में डाला होगा, तब जाके उसकी टोटल 100 बनी होगी, ठीक है। आपको क्या निकालनी है यहाँ से, मोलालिटी निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया यहाँ से, दिस इज योर सॉल्वेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालूंगा, गिवन मास कितना है 20, मोलिकुलर वेट कितना है 166, तो 20/166 करूंगा, इससे नंबर ऑफ मोलिकुलर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम रख दूंगा। ध्यान रखो ये 80 ग्राम था, तो 0.08 किलोग्राम हो जाएगा। फिर मैं फाइनल आंसर निकाल दूंगा, तो आई थिंक कितना आएगा ये, आई थिंक 1.5 जितना कुछ आएगा, ठीक है। हम्म, ये देख लो, इसकी पूरी कैलकुलेशन वगैरह की हुई है। KI का मास इतना है, इससे हम लोगों ने ये निकाल लिया, दोनों को डिवाइड ही करना था, और फिर फाइनल इसका आंसर निकालेंगे 1.5 आ जाएगा, इजी मामला है। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से CUET 2024 का क्वेश्चन है। ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत देते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं देते, पर थोड़े थोड़े देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पूछा हुआ है। अब ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स ट्रू ही हैं, ठीक है, तो सबको चेक कर लेना, सारे के सारे ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में पूछा गया था, हो सकता है वापस रिपीट कर दे। इसको मेरी तरफ से स्टार मार्क करके लिख लो, ये वापस से आ सकता है। वेपर प्रेशर कर्व ऑफ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड एसीटोन, मैंने बोला था वो एग्जाम्पल पूछता है, ऐसे पूछता ही पूछता है। बोल रहा है वेपर प्रेशर हाइयर होता है, वेपर प्रेशर मैंने दो कर्व बताए थे, एक का ऐसे जा रहा था और एक का ऐसे जा रहा था। वो बोल रहा है ये जो हाइयर हो रहा है ना, ये किस वजह से हो रहा है। तो हाइयर वेपर प्रेशर कब बनता है, जब नीचे बैठे रहने में दिक्कत आ रही हो। नीचे बैठे रहने में दिक्कत कब आती है, जब वीकनिंग हो रही हो इंटरेक्शन की। क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो दैट इज इट, इतने ही क्वेश्चन थे। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, CUET UG एडमिशन मार्गदर्शन प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं, फोरेंसिक साइंस अभियान की टीम आपके लिए, जिसमें आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट गाइडेंस ओनली इन 2999 आपको मिल जाएगा। जब तक आपको पूरा कॉलेज में एडमिशन तक नहीं मिल जाता, तब तक आपके साथ हम लोग बने रहेंगे, ठीक है। बेसिक चीजें तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे ही हम लोग, ठीक है। जो कंप्लीट नोट्स वगैरह है, DPP वगैरह है, जो भी सॉल्व PYQ है, वो तो रहेंगे ही। उसके अलावा आपके अगर सिलेक्शन हो गया, तो आपको जो कॉलेज अलॉट होना है, या फिर कॉलेज आपको कौन सा चाहिए, आपकी कौन सी प्रेफरेंस है, आपको कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सारा भी आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, तो आप इस QR कोड से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो वेबसाइट है फॉरेंसिक साइंस ऑफ की, वहाँ पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।